स्टेट न्यूज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नीलकमल सिहाग। पहले रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। राजस्थान के अन्य जिलों में भी लगाई जा सकती है धारा 144, सीएम गहलोत ने दिए संकेत। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर किया प्रदर्शन। पेट्रोल बम फेंकने के मामले को लेकर आरोपियों को गिरफ्तार करने के आश्वासन का आखिरी दिन। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान में कोरोना संक्रमण के कारण 11 जिलों में लगाई गई धारा 144 का दायरा बढ़ सकता है। गहलोत सरकार अन्य जिलों में भी धारा 144 लगा सकती है। दरअसल कोरोना समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 11 जिलों में धारा 144 का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि कोरोना संक्रमण रोकने के लिए जरूरत पड़ने पर अन्य जिलों में भी सरकार ऐसा कदम उठाने से नहीं हिचकेगी। सीएम के इस बयान से साफ है कि आने वाले दिनों में जिन जिलों में कोरोना के मामले ज्यादा आएंगे वहां धारा 144 लगाना तय है। सीएम ने डीजीपी भूपेंद्र सिंह को निर्देश दिया है कि धारा 144 की पालना कराने के लिए पुलिस शासन विशेष को चिन्हित करके फ्लैग मार्च करे। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री ने प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए ऑक्सीजन युक्त आईसीयू और वेंटिलेटर से युक्त बेड की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। सीएम निर्देश दिए कि कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए इन बेड्स की संख्या में आवश्यकता के अनुरूप पर्याप्त संख्या में वृद्धि की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जोधपुर, कोटा, बीकानेर, उदयपुर और अजमेर संभागीय मुख्यालयों पर पूरे संभाग से लोग उपचार के लिए आते हैं। ऐसे में वहां चिकित्सा व्यवस्था को मजबूत करने के साथ ही जयपुर में प्राथमिकता से ऑक्सीजन, आईसीयू और वेंटिलेटर्स के 1000 अतिरिक्त बेड बढ़ाए जाएं। अब खबर यूपी के गोंडा जिले से। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर डाक बंगले में प्रदर्शन कर उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। सोमवार को पूर्व मंत्री योगेश प्रताप सिंह तथा कटरा के पूर्व विधायक बैजनाथ दुबे के नेतृत्व में सपा कार्यकर्ताओं सरकार के खिलाफ हल्ला बोलकर योगी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। सपा कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। वहीं सपा कार्यकर्ताओं प्रदर्शनकारियों का कहना है कि भाजपा सरकार में अपराध की बढ़ोतरी हुई है और महिला सुरक्षा के दावे करने वाली सरकार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर खिलवाड़ करती नजर आ रही है। इसको लेकर लोगों में आक्रोश है। पूर्व मंत्री योगेश प्रताप सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। इस पर सरकार ने चारों तरफ जंगल राज है, साथ में घटनाओं और हत्याओं की घटनाएं बढ़ गई हैं। भाजपा सरकार अपराध रोकने में पूरी तरह फेल होती दिख रही है। उन्होंने कहा इस सरकार में नौजवान और मजदूर बेरोजगारी के शिकार हो रहे हैं। इस दौरान एमएलसी महफूज खां, जगपाल सिंह, लेखराज यादव, लक्ष्मी शंकर तिवारी, कामेश प्रताप सिंह, राजन मिश्रा सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। साथ ही सीओ मुन्ना उपाध्याय, उपजिलाधिकारी ज्ञान चंद्र गुप्ता, कोतवाल राजनाथ सिंह सहित भारी पुलिस बल तैनात रही। अब खबर झुंझुनू जिले से। भारतीय मजदूर संघ ने सोमवार को डिस्कॉम कार्यालय में अकाउंटेंट्स कार्मिकों से करवाए जा रहे अतिरिक्त कार्य को लेकर बैठक की, जिसमें निगम द्वारा आवंटित कार्य के अलावा अतिरिक्त काम थोपकर दबाव बनाया जा रहा है। संघ डिस्कॉम महामंत्री नरेंद्र सिंह ने बताया कि अकाउंटेंट्स कार्मिकों द्वारा अतिरिक्त कार्य नहीं करने पर डिस्कॉम के आला अधिकारी द्वारा हतोत्साहित करते हुए चार्जशीट और नोटिस दे रहे हैं, जिससे कि अन्य लोगों पर दबाव बनाया जा रहा है। मुख्य रूप से अकाउंटेंट्स के कर्मचारी रिकवरी करते हैं, ARO JENs के इस कार्य को करते हैं। इसे निगम के कर्मचारी तनाव में है। अगर यूं ही निगम अपनी मनमानी करता रहेगा तो जिले में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। आज भारतीय मजदूर संघ के तत्वाधान में अजमेर डिस्को में जो झुंझुनू जिले में अकाउंट्स में जो वर्क कर रहे हैं अकाउंटेंट्स, उनकी समस्याओं के लिए एक बैठक हुई और सभी अकाउंटेंट्स का ये एक समस्या आई कि उनको जो आवंटित कार्य है उसके अतिरिक्त कार्य के लिए निगम प्रशासन द्वारा अनावश्यक रूप से हतोत्साहित किया जा रहा है
दबाव में रखा जा रहा है। रिकवरी का मुख्य काम है रिकवरी और टीएनडीलो से, जो कि टेक्निकल काम है, जेईएंस का आईएंस का काम है। उसके लिए एआरओ के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा रहा है। इससे वो काफ़ी डिप्रेशन में हैं और मेंटली परेशानी भी है। तो उनकी ये मांग है कि निगम प्रशासन जो हमारे अकाउंटेंट का बिल बनाना है, बिलिंग तक का जो कार्य ऑफिस, वो यदि हम कमी है तो उसके लिए हमें कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन जो हमारा कार्य क्षेत्र है ही नहीं उसके लिए हमें अनावश्यक रूप से प्रेषण या शोकाज चार्जशीट नहीं दी जाए। और संगठन के माध्यम से यही मांग की जा रही है इसी निगम प्रशासन से कि जो भी शोकाज चार्जशीट दी गई है उनको अविलंब निरस्त किया जाए। यदि उनको निरस्त नहीं किया जाता है तो श्रमिक संघ जिले पे आंदोलन का कार्रवाई करेगा, जिसकी सारी निगम प्रशासन की जिम्मेवारी होगी। नरेंद्र सिंह राठौड़, अजमेर डिस्को महामंत्री। वहीं खबर भीलवाड़ा जिले से। कलेक्ट्रेट पर आईएएमए सर्विस डॉक्टर्स विंग ने सोमवार को चिकित्सकों की विभिन्न मांगों को लेकर आईएमए के बैनर तले चिकित्सकों ने प्रदर्शन किया। उन्होंने एडीएम सिटी को चिकित्सा मंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा। डीएसएपी का लाभ और एरियर देने, बंद डीपीसी को चालू कर पदोन्नति का लाभ दिलवाने की मांग की। चिकित्सकों ने चेतावनी दी कि यदि मांग नहीं मानी गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। ज्ञापन के दौरान आईएमए के जिला अध्यक्ष डॉक्टर दुष्यंत शर्मा, डॉक्टर राजेंद्र सोमानी, डॉक्टर शांतनु टाग मौजूद थे। आईएमए के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर फरियाद मोहम्मद ने कहा कि कोरोना के समय में चिकित्सक 24 घंटे अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ऐसे में चिकित्सकों की लंबित मांगों की ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए। हमारी मांग है कि 2017 से 2020 तक की बकाया डीएसएपी का लाभ दिलाया जाए। मेडिकल चिकित्सकों के हिसाब से डीएसएपी का एरियर देने और 2011 में बंद की गई डीपीसी को पुनः चालू किया जाए। पूरे राजस्थान में जिला मुख्यालय पर कलेक्टर महोदय द्वारा मुख्यमंत्री जी के नाम और स्वास्थ्य मंत्री जी के नाम एक ज्ञापन प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें सेवारत चिकित्सकों के 2011 और 2017 से लंबित मुद्दों के तहत उनकी ओर ध्यान आकर्षित करना है। इस कोरोना महामारी में सरकारी चिकित्सक एक कोरोना योद्धा के रूप में काम कर रहा है और इतने ज़्यादा केस होते हुए भी उनकी रिकवरी रेट बहुत अच्छी है और मृत्यु दर बहुत कम है। इसका मतलब ये है कि वो जो स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही है या स्वास्थ्य कर्मचारी या अधिकारी जो काम कर रहे हैं उसकी वजह से उन लोगों की अगर सुनवाई समय पर नहीं होगी तो उनको मजबूरन आंदोलन के रास्ते पे अग्रसर होना पड़ेगा। हमारी जो मुख्य मांगे हैं उसके तहत सन 2017, 18, 19 और 20 की जो पेंडिंग डीएसईपी है उसका लाभ दिलाया जाए। मेडिकल शिक्षा के चिकित्सकों के अनुसार ही हमें सन 2014 से 18 तक के बीच का डीएसईपी का एरियर दिलाया जाए और जो डीपीसी बंद की गई थी 2011 में उस डीपीसी को पुनः चालू कर हमें पदोन्नति का लाभ दिलाया जाए। और पीजी कोर्स पूर्ण करने के बाद भी चिकित्सकों को 2-2, 3-3 महीने तक निदेशालय में बैठाए रखते हैं सिर्फ अपॉइंटमेंट के लिए। तो उन ऐसी पॉलिसी बननी चाहिए कि जब वो डॉक्टर वहाँ से फ्री हो रहा है तो तुरंत उसको पदस्थापन स्थान पे भेज दिया जाए, ताकि फील्ड में डॉक्टर भी उपलब्ध हो सके और 2-2, 3-3 महीने तक उनका वेतन भी वहाँ से दिया जाता है, जो कि अनुचित है। और डॉक्टर परेशान होते हैं, वहाँ धक्के खाते हैं और उससे उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। और वरिष्ठ प्रशासनिक पदों पर जूनियर चिकित्सकों को लगा दिया जाता है। तो हमारी ये मांग है कि आरसीएचओ, सीएमएचओ, बीसीएमओ, डिप्टी डायरेक्टर और एडिशनल डायरेक्टर के पदों पर वरिष्ठ चिकित्सकों को नियमानुसार स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आयोजित कर लगाया जाए। और ईएसआई के कार्यरत चिकित्सकों को 40 साल से 200 रुपये का भत्ता दिया जा रहा है। तो हमारी ये मांग है कि इसको बढ़ाया जाए और निदेशालय स्तर पर एक ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल कायम की जाए, जिसमें चिकित्सकों की समस्याओं के समाधान के लिए वो सेल काम करे, ताकि वो चिकित्सक को बार बार चक्कर नहीं लगाना पड़े। प्रतिमा एक कैंप आयोजित किया जाए, उनमें समस्याओं को इकट्ठा करके उनका निराकरण कराया जाए, ताकि भ्रष्टाचार की जो संभावना है उसको समाप्त किया जा सके। अब खबर राजधानी जयपुर के पावटा क्षेत्र से। विराटनगर क्षेत्र के छितौली ग्राम के भैरमपुर में 4 दिन पहले एक मकान में अज्ञात बदमाशों ने पेट्रोल बम से हमला किया गया था, जिसको लेकर सरपंच शीशराम दायमा ने कहा कि खनन व भू माफियाओं से ग्रामीण तंग आ चुके हैं। जहां ग्रामीणों ने खनन व भू माफियाओं के खिलाफ आक्रोश जताते हुए धरना दिया था, जिसे सोमवार को चौथा दिन था, लेकिन प्रशासन द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। खनन व भू माफिया यहां ग्रामीणों के साथ गुंडागर्दी करते हैं, जिसे लेकर
आसपास के क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं विराटनगर उपखंड अधिकारी राजवीर सिंह ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है। वहीं तहसीलदार त्रिलोक चंद गुप्ता व रीको अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर धरनार्थियों की बात व उनकी मांगों को सुनकर जांच करवाने की बात कही। वहीं आरोपियों को पकड़ने व खनन व भू माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई को लेकर ग्राम पंचायत छितौली के ग्रामीणों द्वारा धरना दिया जा रहा है। कोई उचित कार्रवाई नहीं होने तक धरना अनिश्चितकालीन रहेगा, जिसका सोमवार को चौथा दिन है। इस मौके पर छितौली उप सरपंच प्रकाश वर्मा, जनप्रतिनिधि सुंदरलाल जाट, सरपंच जाजे कला किशोर कुमार, सरपंच पालड़ी महेंद्र कुमार रातावल, सरपंच पूरावाला सहित जनप्रतिनिधि व ग्रामीण धरने में शामिल हुए। हमारा मुख्य संकल्प है और जब तक यहाँ से एक क्रेशर नहीं हट जाते तब तक हम जितने भी ग्रामीण हैं सब धरने पे बैठे हुए हैं। आज धरने का चौथा दिन है और चाहे हमें कितने भी दिन यहाँ पे बैठा रहना पड़े, जब तक ये क्रेशर नहीं हटेंगे तब तक हम किसी भी सूरत में, ये पूरी पब्लिक यहाँ से नहीं हटेगी, चाहे हमारे को किसी भी हद से गुजरना पड़े। चौथा दिन है, इसके बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि ग्रामीण इस खनन माफिया और भू माफियाओं से तंग आकर के ये धरना दे रहे हैं और इसमें प्रशासन की द्वारा अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। धरना क्यों दे रहे हो आप? धरना दे रहे हैं, ये जो अवैध खनन और अवैध क्रशर जो चल रहे हैं इससे ग्रामीणों को बहुत नुकसान है और हमने प्रशासन को बहुत कई बार खबर सूचित कर दिया, लेकिन प्रशासन अनदेखी करता है और या कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। उसकी आड़ में आकर के हमें ये सत्याग्रह करना पड़ गया। अगर प्रशासन ने आपकी मांगे नहीं मानी तो फिर क्या करेंगे? प्रशासन अगर हमारी मांगे नहीं मानेगा तो हमें कानून अपने हाथ में लेना पड़ेगा और इनको हमारी तरफ यहाँ से भगाना पड़ेगा। जब तक ये क्रेशर और ये क्रेशर की मशीनें नहीं हटेंगी तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे, चाहे हम पे पुलिस की कार्रवाई हो, चाहे हम पर लाठीचार्ज हो या कुछ भी हो, हम यहाँ से नहीं हटेंगे। और वहीं खबर श्री गंगानगर जिले के घड़साना क्षेत्र से। राजस्थान राज्य भारत स्काउट एवं गाइड द्वारा फिट इंडिया हिट इंडिया के तहत नशा मुक्ति व कोरोना जागरूकता अभियान में साइकिल रैली आज घड़साना पहुंची। सादुल शहर से 19 तारीख को जिला सीईओ मोनिका यादव के नेतृत्व में रवाना हुई रैली का घड़साना पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। एनसीए विद्यालय से संपूर्ण बाजार में जगह जगह रैली का स्वागत किया गया। इस रैली के घड़साना पहुंचने पर स्थानीय स्काउट गाइड संघ के अध्यक्ष राजू राम गोदारा, सचिव जगदीश रोलन, कोषाध्यक्ष धर्मपाल बिश्नोई, पदाधिकारियों के अलावा एबीसीईओ गुरचरण सिंह, थानाधिकारी गणेश कुमार, सरपंच संदीप ढिल्लो, समाज सेवी दलजीत सिंह, गुरमोहन सिंह, धीरज अग्रवाल, बालाजी ऑप्टिकल, श्री बालाजी आई और मल्टी हॉस्पिटल, लीलाधर यादव, लीलाधर वर्मा द्वारा भी स्वागत किया गया। अब खबर नागौर जिले के परबतसर क्षेत्र से। गच्छीपुरा नाथी देवी आचरा चैरिटेबल फाउंडेशन के संस्थापक ग्राम विकास अधिकारी प्रकाश आचरा ने बताया कि नाथी देवी आचरा चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वावधान में समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से आज ग्राम गच्छीपुरा डोबड़ी सावलदास चार भुजा मंदिर प्रांगण में 501 छायादार पौधे लगाए गए, जिसमें कमांडो मांगेलाल कुरड़िया, दीपाराम धायल, दीपाराम बिस्सू, रमेश वैष्णव, महावीर वैष्णव, राजूराम धायल, नरेंद्र धायल, मूलाराम छाबा, मूलाराम धायल, छोटू राम कुमावत, मुकेश वैष्णव, तेजाराम बिस्सू, हरिराम आचरा, राजू आचरा, रमेश फरडोदा, राकेश आचरा, रिचपाल गोरा, एनजीओ को डायरेक्टर रिचपाल आंचरा, राम देवासी, लोरेश देवासी, प्रदीप कुरडिया, रामकिशोर कुरडिया, बिरमाराम काला, श्री राम कुरडिया, कानाराम आचरा, मेघाराम आचरा, चेनाराम सारन, अशोक कुड़ी, रामदेव लेगा, देवाराम डूकिया, नरसी लेगा, जियाराम आचरा सहित सभी एनजीओ कार्यकर्ता व समस्त ग्रामवासी मौजूद रहे। अब खबर चूरू जिले के तारानगर कस्बे से। कस्बे के राजकीय स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत LHV लीसी MP का आज सुबह निधन हो गया, जो गत 2 दिनों से SMS अस्पताल जयपुर में भर्ती थी। रविवार को अचानक स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण उन्हें जयपुर भर्ती करवाया गया था।
जिनका सोमवार रात को निधन हो गया। निधन की सूचना मिलते ही चिकित्सा कर्मियों में शोक की लहर फैल गई। दिवंगत LHV को अस्पताल कार्मिकों ने श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। वहीं मौन रखकर उनकी आत्मा की शांति की कामना की गई। डॉक्टर मोतीलाल सोनी ने उनके जीवन आदर्शों पर प्रकाश डालते हुए उन्हें सेवा की प्रतिमूर्ति बताया। उन्होंने कहा कि वे गत 30 सालों से तारानगर क्षेत्र में सेवाएं दे रही थी, जिसमें उन्होंने परिवार कल्याण में बेहतर कार्य करते हुए अव्वल स्थान भी हासिल किया। इस मौके पर BCMO डॉक्टर अखिलेश शर्मा, डॉक्टर मोतीलाल सोनी, डॉक्टर गजानंद रसगनिया, महेंद्र कुलहरी, मांगीलाल कुलहरी, राजेंद्र सोनी, उदय पचार, प्रमोद सोनी, राजेश चौहान, अरविंद जांगीर, सुधा, कमला, लीलावती, इंदिरा, सुभाष सैनी, गिरिजा आदि मौजूद रहे। इसके अलावा केमिस्ट एसोसिएशन की ओर से भी LHV को श्रद्धांजलि दी गई। रविवार को सुबह करीबन 6:30 बजे के आसपास सिस्टर को अचानक दौरा आया था। कमेड़े आने शुरू हो गए थे, बेहोश हो गई थी, डीप कोमा में चली गई थी। तो हमने घंटे पर अपने स्तर के प्रयास करके और उसको स्टेबलाइज करके सीधा SMS जयपुर भेजा था। तो वहाँ उसकी CT की रिपोर्ट में आया कि उसके एक बहुत बड़ा ब्रेन हेमरेज हुआ और उसके बाद में डीप कोमा में थी। वो सिस्टर यहाँ अकेली रहती थी। इसके बीवी बच्चे हैं, वो केरला तिरुवनंतपुरम के आसपास कहीं की रहने वाली थी वहाँ की। लेकिन आज सुबह तड़के 3:30 सवा 3 बजे के आसपास अचानक उसको फिर सीजर्स आने के बाद में उसने दम तोड़ दिया था। तो हमने आज, क्योंकि वो हमारे यहाँ अस्पताल में पिछले 22 सालों से लगातार सेवाएं दे रही थी और वो यूँ समझिए कि ये केरले वाली, वैसे ही सारे नर्सिंग स्टाफ बहुत समर्पित भाव से काम करने वाले में से थे और उनमें से भी एक ये सिस्टर थी जो हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत थी। आज हम उसके अभाव हमारे अस्पताल के लिए बहुत ही बड़े सदमे की और बात है, लेकिन ऊपर वाले की मर्जी के हिसाब आगे अपना कोई दौर नहीं चलता। लेकिन हम ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि वो अपने श्री चरणों में उसको स्थान देवे, उनके परिवारजनों को इस क्षति से उबरने के लिए ताकत प्रदान करे। इसी के लिए अब खबर जैसलमेर जिले से। भारत पाक सीमा से सटे सरहदी जिले जैसलमेर में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए आज से 7 दिन के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है। इसके तहत किसी भी स्थान पर 5 से ज़्यादा व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर इकट्ठा नहीं हो सकेंगे और सोशल डिस्टेंस रखते हुए घर से बाहर नहीं निकलेंगे। जिले में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए कलेक्टर आशीष मोदी ने मानव जीवन व स्वास्थ्य सुरक्षा को देखते हुए शहरी क्षेत्र में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लगा दी गई है। कलेक्टर आशीष मोदी ने आदेश जारी कर बताया कि संक्रमण की गंभीर स्थिति से मानव जीवन एवं स्वास्थ्य पर खतरा लगातार बना रहने एवं इसके निवारण व बचाव के लिए भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जैसलमेर नगर परिषद सीमा क्षेत्र में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए 28 अक्टूबर तक 5 से अधिक व्यक्तियों के समूह में इकट्ठा होने पर निषेधाज्ञा लागू कर दी है। निरीक्षण के दौरान अधिकारी सभी इंतजामों को बारीकी से देखेंगे। उन्होंने बताया कि जिला मुख्यालय की किसी भी सीमा के सार्वजनिक स्थल पर 5 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का लोग पालन नहीं कर रहे हैं, अनावश्यक घरों से बाहर निकल रहे हैं, जगह जगह लोग भारी संख्या में इकट्ठे हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में उनको ज़्यादा से ज़्यादा घरों में रखने के लिए अनावश्यक घूमें नहीं, अनावश्यक इकट्ठे नहीं हो, कहीं भीड़ भाड़ नहीं करें, इसलिए 144 लागू करके और उसका सख्ताई से पालन किया जाए। ये अभियान चलाया है नो मास्क नो एंट्री। इसका केवल ये एक लिमिट नहीं है कि हम सरकारी संस्थाओं तक ही रहें। हर प्रकार के प्रतिष्ठान, हर जगह, हर कॉलोनी, गली मोहल्ला, हर ऑफिस, इवन पूरे जैसलमेर में बिना मास्क के कोई व्यक्ति नहीं दिखे, ये हमारा प्रयास है। हमारी कोशिश ये है कि आम जन स्वयं भागीदार बने, खुद वॉलंटियर होकर के वो इसकी अनुपालना करें और फिर भी यदि इसके वांछित परिणाम नहीं आते हैं तो हम निश्चित रूप से फिर हम इसको सख्ती से लागू करवाने का प्रयास करें। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि यहाँ पर केसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं। मसलन कल काफ़ी ज़्यादा केसेस आए थे, जैसलमेर में 50 और पोखरण में 4, टोटल 54 केसेस आए थे।
इसलिए हमने एसपी साहब ने और मैंने चर्चा की। इसमें सभी अधिकारियों को बुलाया था, हमारे जो OIC कोविड है उनको बुलाया था, CMHO साहब PMO साहब से चर्चा करी और हमने ये डिसाइड किया है कि अभी प्रारंभिक दौर में 7 दिन के लिए हम ज़िले में धारा 144 लगाने का ऑर्डर जारी करेंगे। बिल्कुल इसको पुलिस प्रशासन द्वारा इम्प्लीमेंट कराया जाएगा। एसपी साहब ने भी एक कार्य योजना बनाई है जिसके तहत इसको डिटेल्ड वे में ऑर्डर्स जारी करके पूरे शहर में इसको इम्प्लीमेंट कराया जाएगा। और वहीं जयपुर ग्रामीण में स्थित सामोद पुलिस थाने के एक पुलिसकर्मी ने खुद को गोली मार ली और जान दे दी। आज सवेरे इस बारे में जब पुलिस स्टाफ को जानकारी मिली तो स्टाफ ने अफसरों को बताया और बाद में पुलिस अफसर मौके पर पहुंचे। सामोद पुलिस ने बताया कि हेड कांस्टेबल श्रीराम सामोद थाने में कई महीनों से तैनात थे। थाना परिसर के पास स्थित क्वार्टर में श्रीराम रह रहे थे, यहीं से हर रोज ड्यूटी पर आ रहे थे। बीती रात भी ड्यूटी के बाद वे अपने क्वार्टर पर गए थे। देर रात क्वार्टर बंद कर श्रीराम ने खुद को गोली मार ली। आज सवेरे जब काफ़ी देर तक वे बाहर नहीं आए तो साथियों ने क्वार्टर पर जाकर देखा। वहां देखा तो पाया कि श्रीराम का खून से सना शव पड़ा था। घटना के बाद जयपुर ग्रामीण पुलिस विंग के अफसर और MLA रामलाल शर्मा भी मौके पर पहुंचे। पूरी तरह से जांच पड़ताल के बाद शव को राजकीय अस्पताल के मुर्दा घर में रखवाया गया। बताया जा रहा है कि क्वार्टर में एक सुसाइड नोट भी मिला है और इसमें पारिवारिक कारणों के चलते यह कदम उठाने का जिक्र है। हालांकि इस सुसाइड नोट को सार्वजनिक नहीं किया गया है, इसे पुलिस अफसरों के हवाले कर दिया गया है। गौरतलब है कि कुछ महीने पहले चूरू जिले के राजगढ़ थाने के थानाधिकारी विष्णु दत्त ने भी सुसाइड कर लिया था। उनकी मौत के बाद जांच को लेकर मामले ने तूल पकड़ा था और उसके बाद जांच CBI को सौंपी गई थी। उन्होंने परेशान होकर सुसाइड करने की बात लिखी थी। कुछ राजनेताओं का भी इस केस में नाम आया था। उनकी मौत की जांच की जा रही है। श्रीराम के साथियों ने अपने अफसरों को बताया कि वह परिवार के सदस्यों में चल रहे आपसी विवाद से भी परेशान था और कई बार इसका जिक्र भी करता था, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं लगा कि वह खुद की जान ले लेगा। थाना परिसर के पास जिस क्वार्टर में वह रह रहा था वहां उसका परिवार उसके साथ नहीं रहता था। परिवार गांव में रहता था। देर रात करीब 2 बजे वह किसी काम से थाने आया और उसके बाद चला गया। बाद में पता चला कि वह माल खाने से रिवॉल्वर लेने आया था। तड़के उसकी मौत की खबर से पूरा थाना सुन्न रह गया। स्टेट न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए DPK न्यूज़। नमस्कार।